आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से पढ़ेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन। तो अभिक्रिया के वेग से संबंधित कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, उससे संबंधित आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर 11 है इस हेडिंग का पहला, और वैसे सीरियल में 11वां क्वेश्चन है। कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल का मतलब कि रिएक्शन कोई है नहीं, हमने अपने से सोच करके इसको लिख लिया है। तो x2 + y2 से 2xy बन रहा है, इज गिवन बिलो। इसको नीचे दिया गया है, 3 स्टेप दिए गए हैं। तो तीनों स्टेप में एक स्लो है, बाकी 2 फास्ट हैं। तो 3 स्टेप में बात हो रही है। एक में x2 से x + x बन रहा है, फास्ट है। फिर x + y2 से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ चल रही है, उत्क्रमणीय जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो xy + y बन रहा है, स्टेप स्लो है। और x + y से xy बन रहा है, स्टेप फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ऐसा हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। जैसे हमने आपको बताया था कि कोई चेन है, कोई जंजीर है, वो कहाँ से टूटेगी, इस बात का अगर निर्धारण किया जाए तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जहाँ पर चेन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी वहीं से टूटेगी, जो भी कड़ी उसकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी। तो उसी प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन में जो स्टेप सबसे स्लो होगा, सबसे धीमा होगा, वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। तो कह रहा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी। तो हमसे अभिक्रिया की कोट यानी ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो कह रहा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, मतलब पूरी अभिक्रिया को अगर एक साथ उसका कोट क्या होगी अभिक्रिया की, ये हमको बताना है। तो इसको एक सीरियल से क्रम से समझते चले जाएंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, कह रहा है नोट में कि करेक्ट द रिएक्शन गिवन इन क्वेश्चन एज। तो नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो रिएक्शन है उसको लिखा जाए तो x2 इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए। ये इस तरह लिखा है, हर जगह ऐसे दिक्कत आती है, तो ये ऐसे होना चाहिए साइन। तो इसको सही कर लीजिए इस प्रकार से। तो x + एक फास्ट है, फिर x + y2 से xy + y स्लो स्टेप है। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जैसा हमने आपसे बताया है कि अभिक्रिया जो स्लो स्टेप होगा अभिक्रिया का, वही अभिक्रिया की दर को बताएगा। तो अब इसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट = K, अभिक्रिया की मोलर सांद्रता। तो x है तो ब्रैकेट में x लिखा, y है तो ब्रैकेट में y लिख दिया हमने। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से रेट लिखा स्लो स्टेप से। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फास्ट स्टेप। तो फास्ट स्टेप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लिखेंगे तो K = प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो x एक ब्रैकेट में होगा, दूसरे में भी x होगा, तो x² हो गया, और अपान रिएक्टेंट की सांद्रता, तो नीचे x2 हो गया। ये चीज हमको पता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फास्ट स्टेप से और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप से लिखी गई है, इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x = अगर हम x निकालना चाहें तो ये इधर x2 चला जाएगा, फिर दोनों का रूट हो जाएगा, तो x आ जाएगा, तो √k x2 हो जाएगा। बाय सब्स्टिट्यूशन x इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 में जो ये इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू हम रखेंगे जो अभी निकाले।
तो इसमें जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा k, यहाँ पर k है, अब x की वैल्यू ये उठा के रखेंगे तो ये रख दिया, तो अंडर रूट k x2, और ये y2 पहले से ही है तो ये y2 रहेगा, तो ये आ गया k डैश। अब ये रूट हटाएंगे तो हाफ हो जाएगा और ये y2 वैसे ही रहेगा, तो y के ऊपर 1 और y2 के ऊपर 1, x2 के ऊपर हाफ है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, जो रिएक्टेंट के ऊपर ये घात लगाते हैं पावर वही जोड़ लिया जाए तो कुल अभिक्रिया की कोट निकल आएगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 बराबर 3/2 यानी 1.5। तो इस प्रकार से हम लोग अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर से समझिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग स्लो स्टेप से निकालते हैं, और वो रेट जो है वो डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप होता है, तो उसी से रेट का इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट x है, रिएक्टेंट y है, इसका कंसंट्रेशन। अब जो फास्ट रिएक्शन है इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला लिखेंगे। तो k इज इक्वल टू x दो बार है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दो बार है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और रिएक्टेंट x2 का कंसंट्रेशन, तो x बराबर अंडर रूट, ये स्क्वायर हटेगा तो आ जाएगा अंडर रूट के x2। बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1 वी गेट, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे इस वाले में, तो x की वैल्यू अंडर रूट के x2 रखा और y2 पहले से है। अब हम ये रूट हटाएंगे तो पावर हाफ में आ जाएगा, तो ये y2 है, तो 1 और हाफ ये मिला करके 1.5 हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो थर्ड रिएक्शन दी गई है ये भी फास्ट है, तो इसके लिए भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख करके कर सकते हैं, लेकिन ये फास्ट है, ये भी फास्ट है, तो इसके लिए भी कर सकते हैं। तो k की वैल्यू ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना करके हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इस रिएक्शन के लिए लिखा है। लेकिन ध्यान देना है कि उस रिएक्शन के लिए तभी लिखेंगे जब वो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तभी हम लिख सकते हैं। तो केवल यही अभिक्रिया हमारी उत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी त्रुटियां हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए अगर आंसर में देखा जाए तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पर है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, तो इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखा गया है, और ये स्लो स्टेप है एक्स वाई प्लस वाई वाला। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या किया है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन बनाया है, तो ध्यान दीजिए इक्विलिब्रियम का साइन यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इक्विलिब्रियम का साइन, और ये सीधा ऐसे होना चाहिए। इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर गड़बड़ी कर रहा है, तो इसके लिए हम के इक्विलिब्रियम का फार्मूला लिखेंगे। तो ये x हो जाएगा अपॉन प्रोडक्ट अपॉन ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा इस प्रकार, और इस रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे। तो रेट इक्वल टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी x का, और इधर y2 का। इस प्रकार हम लोग लिखेंगे। तो ये तरीका है लिखने का। फिर ये x की वैल्यू यहाँ पर ये x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन x2। तब ये x को लाएंगे तो k इक्विलिब्रियम को k अगर लिख दें तो यहाँ पर k और ये x2 इधर आ जाएगा, इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा इंटू x हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो रेट इक्वल टू के अंडर रूट
KX2 और इधर ये Y2 है। तो अब ये रूट हटाएंगे तो K ये K डैश है, तो ये रूट हटेगा, ये K लिखा है यहाँ पर, K का है या K डैश का है, तो ये रूट हटेगा तो x2 की पावर एक तरह से हाफ हो जाएगी और ये y2, तो ये हाफ और ये 1 मिल करके 1.5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमको इक्वेशन करना है। तो यही देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में किया गया है। तो ये K और K है तो यहाँ पर K डैश कर दिया है। तो इस प्रकार से ये 1.5 आ गया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। कह रहा द डिकम्पोजिशन ऑफ फास्फीन PH3 ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ। तो कह रहा है जो फास्फीन है, फास्फीन का फार्मूला होता है PH3। तो कह रहा है अगर टंगस्टन जो धातु है जिसका बल्ब का फिलामेंट अंदर वाला बना रहता है, तो कह रहा है अगर लो प्रेशर पर ये प्रथम कोट की अभिक्रिया हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, PH3 का टंगस्टन पर डिकम्पोजिशन यानी टूटना, तो 4 विकल्प में से कौन सही हो गए हमसे पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि कोई अगर टुकड़ा है जैसे नमक का, तो उसके बाहर की सतह है, अगर नमक को महीन पीस दिया जाए तो अंदर जो छोटे छोटे कण हैं उनकी भी सरफेस खुल जाएगी, सतह खुल जाएगी, यानी पीसने पर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो जो सतह है कवरेज का मॉलिक्यूल या एटम या आयन का, तो वो निर्धारित करता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो 12 का ये विकल्प करेक्ट होगा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज। तो अभिक्रिया का जो रेट है वो रेट, अभिक्रिया के वेग की दर जो है वो सतह पर डिपेंड करेगी कि जिस मॉलिक्यूल में कि रिएक्शन हो रही है उसकी बाहरी सतह कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा होगी उतना प्रगति से, उतना वेग से अभिक्रिया होगी। ये बात निकल करके सामने आ रही है। ऑर्डर नहीं, रेट। जो सरफेस कवरेज है वो रेट को डिटरमाइन करेगा। तो इसका आंसर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि एट लो प्रेशर रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज एंड इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, व्हाइल एट हाई प्रेशर इट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ड्यू टू कंप्लीट कवरेज ऑफ सरफेस एरिया। तो देखिए जब फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि लो प्रेशर है, जब प्रेशर हाई हो जाएगा, तो प्रेशर जब हाई हो जाएगा तो अणु और पास पास आ जाएंगे, तो और सरफेस एरिया पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि हाई प्रेशर हो जाएगा तो सारे अणु पास पास आ जाएंगे, तो जो खुली सतह है वो अब ढक जाएगी। तो कंप्लीट कह रहा है कंप्लीट कवरेज ऑफ सरफेस एरिया, पूरी खुली हुई सतह कंप्लीट रूप से कवर हो जाएगी, तब ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी ये रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर है कि जीरो ऑर्डर है, इससे सरफेस एरिया से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे। तो 12 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ए से बी इज 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए जैसा कि रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता चल रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकेंड हमारा यूनिट होता है रेट कांस्टेंट का। कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोलर देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 सेकेंड।
अगर ए की सांद्रता 5 मोल पर लीटर या मोलर है तो बी की कंसंट्रेशन 20 मिनट के बाद कितनी होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है और फार्मूले के आधार पर हम लोग करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया कि अभिक्रिया के नियतांक, वेग नियतांक या रेट कांस्टेंट की यूनिट या मात्रक के आधार पर हमने आपको बता दिया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर एज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकंड। तो चूंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर कांस्टेंट पर सेकंड है तो इससे हमें यह पता चल गया कि अभिक्रिया जीरो कोट की है। अब जीरो कोट के लिए कंसंट्रेशन ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू टी, ये फार्मूला होता है जीरो ऑर्डर के लिए। ये पीछे एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभिक्रिया के नियतांक गुणे समय बराबर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बी का कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो बी के लिए के इंटू टी हो जाएगा। तो के की वैल्यू दी है 0.6 इंटू 10⁻³ क्वेश्चन में। समय 20 मिनट दिया है, सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे तो ये आ गया 0.72 मोलर। इस प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चनों को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी the order with respect to A is 2 and the order with respect to B is 3. The concentration of both A and B are doubled. The rate will increase by a factor of। तो देखिए रेट का हम लोग लिखते थे रेट इक्वल टू के A की पावर x B की पावर y, ऐसे लिखते थे। तो के हो गया। अब कह रहा है ए के हिसाब से ऑर्डर 2 है तो ए की पावर 2 हो गई, और बी के हिसाब से, या वाई हमने यहाँ लिखा है, बी लिख देते हैं, बी के हिसाब से ऑर्डर 3 है। ऑर्डर वही होती है जो ऊपर पावर लगाई जाती है। ध्यान दीजिए रिएक्टेंट लिखना है, अभिक्रिया का उत्पाद नहीं। उत्पाद भी लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि पूरी एनसीईआरटी में रिएक्टेंट के हिसाब से दिया है तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो अब कह रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी इज डबल। तो अगर इनको डबल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2a डबल कर दिया, 2b डबल कर दिया, क्यूब हो गया। तो ये हो गया के, ये 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, ये 8 हो जाएगा बी क्यूब। तो 8 चौक 32, तो के इंटू ए की पावर 2 बी की पावर 2 इंटू 32। तो 32 और बाकी ये देखिए ये और ये सेम ही है। अगर 32 को केवल हटा दिया जाए तो 32 गुना हो जाएगा रेट का फैक्टर। तो 14 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वैसे लिखा है रेट 1 बराबर के ए की पावर 2 बी की पावर 3, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बी के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर। अब ये 2 गुना कर देना है तो 2 का गुणा कर दिया, तो ये 32 के ए स्क्वायर बी क्यूब। अब ये 32 को हटा दिया जाए तो बाकी इसी के समान है, तो अभिक्रिया 32 गुना बढ़ जाएगी। 14 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट इज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल। बी का जब सांद्रता 2 गुनी कर दी जाती है तो अभिक्रिया 2 गुनी हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि ये सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है, क्योंकि अगर बी की पावर 2 होगी तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 गुना हो जाएगा। तो बी के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है एंड रेट इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 8, और अभिक्रिया 8 गुना बढ़ जाती है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल।
और अगर ए और बी दोनों की अभिक्रिया की रिएक्शन को दोगुना कर दिया जाता है तो पूरी रिएक्शन की रेट 8 गुना बढ़ जाती है। तो इसके रिस्पेक्ट में 2, इसके रिस्पेक्ट में 1 होगा, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ए की पावर 1 होगा और बी की पावर 2 होगा। 15 का ए वाला विकल्प करेक्ट होगा। देख लेते हैं इसको। पंद्रह का डी विकल्प करेक्ट है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलती हमने की कि जब बी को डबल किया जाता है तो रेट डबल हो जाता है। तो डबल मतलब पावर इसकी 1 है। ध्यान दीजिए, डबल हो जाता है अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दें तो इसका मतलब पावर 1 रहा होगा। अगर 2 होता तो 2 गुना करेंगे तो 2 का पावर 2 मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, पावर डबल करने पर कंसंट्रेशन डबल होती है रेट, इसका मतलब बी का कंसंट्रेशन की पावर 1 है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। एंड रेट इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल। तो जब ए और बी दोनों को 2 गुना करते हैं तो अभिक्रिया 8 गुना बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, ए की 2 गुना करने पर अगर ए की पावर 2 होगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये डबल करेंगे तो 4 दूनी 8। इसका मतलब ए पर पावर 2 है, बी पर पावर 1 है। इसको ध्यान दीजिए, थोड़ा सा उल्टा हो गया था, इसलिए हम कहते हैं कि करके निकाल लीजिए, वो ज़्यादा सही है। थोड़ी सी जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। तो 15 का डी विकल्प करेक्ट होगा। रेट इक्वल टू के, ए की पावर 2 बी की पावर 1। अब इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो देखिए कह रहा है अगर बी को डबल करेंगे तो इसको 2 गुना करेंगे तो पावर 1 है तो 2 गुना ही तो होगा। तो सही है, डबल करने पे डबल होगी रेट, कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रही है। और पूरी 8 गुना हो जा रही है अगर दोनों का डबल कर दें। तो इसका डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा, और ये डबल होगा तो 4 दूनी 8 होगा, तब भी आंसर सही आ रहा है। इसका मतलब डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। तो 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सॉल्यूशन में बहुत लंबा चौड़ा दिया है, इतना सब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की। जैसे हमने बताया वैसे करेंगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो 15 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। गलत वाला पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, गलत है। हमने पढ़ा था कि जो ऑर्डर है कोटि है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी 1/2, यानी दशमलव में या भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, यानी पूर्णांक संख्या हमेशा होती है, ये गलत हो जाएगा। 16 का डी विकल्प हमारा इनकरेक्ट पूछ रहा है तो उस हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। हम देखिए ऑर्डर कैन बी डिटरमाइन ओनली एक्सपेरिमेंटली। तो अभिक्रिया की कोटि को केवल प्रयोग द्वारा बताया जा सकता है, करेक्ट है। ऑर्डर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। तो स्टिकियोमेट्रिक गुणांक जो पहले गुणा रहता है अभिक्रिया में, तो उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होती, यानी उससे प्रभावित नहीं है, क्योंकि गुणा कुछ और हो और ऑर्डर कुछ और भी हो सकती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया के रेट को या वेग को निर्धारित करने के लिए जो समीकरण लिखा जाता है उसमें जो अभिक्रिया के यानी रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर लिखी जाती हैं वो ऑर्डर को डिटरमाइन करती हैं। ये बात सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, डी हमारा गलत है। तो 16 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट ही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 16 का डी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज होल नंबर, इट कैन बी 0 और फ्रैक्शनल आल्सो। तो ये 0 भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। केवल पूर्णांक संख्या या हमेशा पूर्णांक संख्या हो ऐसा नहीं है।
अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कह रहा है कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट, तो इसका फार्मूला एनसीईआरटी में हमने आपको बताया था, बॉक्स में बंद भी कराया था, उसी से हम लोग निकालेंगे। तो रेट इक्वल टू होता है के, ए की पावर 0 हो जाएगी। अब ए हमारा क्या है, प्रति सेकंड सांद्रता है, तो मोल पर लीटर पर सेकंड इक्वल टू के हो जाएगा। ए की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। 10 देखिए जैसे रेट है तो रेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग वेग पढ़ते थे तो विस्थापन बटे समय होता था, तो यहाँ अभिक्रिया का वेग का मतलब सांद्रता बटे समय, तो सांद्रता मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर हो जाएगा और अपॉन सेकंड हो जाएगा, तो मोल लीटर की पावर 1 सेकंड की पावर 1, ये हो जाएगा बराबर के। ए की पावर 0 तो 0 किसी की पावर तो 1 होता है, तो ये यूनिट हमारी हो जाएगी 17 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ ए रिएक्शन 2A + B से C + D बन रहा है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। ये रिजल्ट हमको देखने को मिल रहे हैं, तो इन रिजल्ट के आधार पर कह रहा है बेस्ड ऑन द एबव डाटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो कह रहा है कि कौन सा सही है। तो ए और बी दो दिए गए हैं, तो इसमें जो कांस्टेंट हो उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो हमने एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल पढ़ा था वही है। तो यहाँ पर ये देखिए कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो एक कांस्टेंट वाला ले लेंगे, तो ये देखिए 2 गुना हो रहा है, 0.2 से 0.4 यानी 2 गुना, और ये 7 चौको 28, ये 4 गुना हो रहा है। तो चेंज कितने का हुआ है, 2 का। तो बी के रिस्पेक्ट में पावर कोटि 2 है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो अभी बी के रेस्पेक्ट में निकाला, अब ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो जो भी कांस्टेंट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर 0.1 है, यहाँ पर 0.1, तो ये बी वाला कांस्टेंट ले लिया। अब ए वाले में देखते हैं, तो यहाँ पर 0.1 से 0.4 यानी 4 गुना हुआ। तो यहाँ पर 6 चौक 24, 4 गुना हुआ, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए के रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। सीधा सीधा आंसर निकल आया। तो ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बी के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, डी विकल्प हमारा करेक्ट हो गया। 18 का डी विकल्प एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल था, उसमें हमने आपको बहुत अच्छे से ये काम करके बताया था। तो लेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर बी रिएक्टेंट। तो नाउ कंसीडर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वेयर ए इज कांस्टेंट। तो वैसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया है, यहाँ पर देखिए करके दिखा रहा है। तो एक कांस्टेंट वाला, तो कांस्टेंट वाला तो कट गया, इसके रिस्पेक्ट में 2 गुना होगा, 1/2, तो 1/4 इधर हो जाएगा, रेट इधर 1/2 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो बी की बराबर 2 आ जाएगा। अब ये किया है सेकंड और थर्ड में, वही लेना है जिसमें बराबर रहे। अब फर्स्ट और 4 लिया तो एक ये बराबर हो गया बी वाला, तो ये बराबर हो गए, तो इसके रिस्पेक्ट में 1/4 होगा ए, इसमें भी 6 चौक 24 1/4, तो ये बराबर आ गया 1। तो ए के रिस्पेक्ट में 1, बी के रिस्पेक्ट में 2, तो रेट इक्वल टू के, ए की पावर 1 बी की पावर 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब आगे आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।